हार्ट के फंक्शन को समझते हुए हमारे हृदय का क्या काम है, मुख्य काम क्या है, और इसकी सेहत का ध्यान रखना क्यों जरूरी है, कौन कौन से वो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। कुछ बेसिक सिंपल टिप्स के जरिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हेल्दी हार्ट को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना होता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की ओवरऑल अगर एक हम कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की बात करें कि हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए एक एक हॉलिस्टिक सोल्यूशन अगर किसी को बताना हो तो किन किन प्रोडक्ट्स को शुमार किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके दूसरे कई बेनिफिट्स हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका डायरेक्टली कोई कनेक्शन समझ में नहीं आता हार्ट हेल्थ को लेके। तो आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम देखेंगे कि वैसे प्रोडक्ट्स जिनको हम रिलेट नहीं करते हार्ट हेल्थ के साथ, उनका भी हमारे हृदय की सेहत को बरकरार रखने में क्या रोल है, और 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके कैसे हम इस कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन को पिच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले अ, इस मॉड्यूल की शुरुआत में हम हमारे हृदय से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को उजागर करते हैं। जैसे बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि शरीर के किसी भी अंग में कैंसर का होना मुमकिन है, लेकिन हार्ट का कैंसर अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि हृदय की कोशिकाएं डिवाइड नहीं होती। और इस वजह से आपको हार्ट का कैंसर इज समथिंग रियली अनहर्ड ऑफ। अगर हम अपने दोनों हाथों को, 10 उंगलियों को आपस में मिला लें और मोड़ लें, तो ये जो आपका आकार बनेगा, ये टिपिकली हमारे हार्ट के साइज का इंडिकेटर होता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ा जो जंतु है ब्लू व्हेल, इसी के हार्ट का साइज सबसे ज्यादा होता है। कहते हैं कि ब्लू व्हेल के हार्ट का वजन तकरीबन 150 किलोग्राम होता है, और इसका साइज इतना बड़ा है कि अगर इसके ऊपर वाले हिस्से की एक परत को काट के हटाया जाए, मतलब एक बड़ा सा उसमें सुराख किया जाए, छेद किया जाए, तो एक पूरा का पूरा मेल एडल्ट उस हार्ट में एंटर कर सकता है। और महिलाओं का हृदय पुरुषों के हृदय की तुलना में थोड़ा तीव्र गति से धड़कता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। दोस्तों, हम अपने हार्ट के फंक्शन से भी वाकिफ है कि हमारा हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, रक्त संचार को सुनिश्चित करता है। और इसी रक्त संचार के माध्यम से ऑक्सीजन और दूसरे पौष्टिक तत्व हमारे शरीर की सारी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं। टिपिकली हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दो तरीके से होता है। एक जिसे हम कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जहां पे हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से से रक्त का प्रवाह शरीर के नीचे वाले अंगों की तरफ दौड़ता है, और दूसरी तरफ से नीचे वाले अंगों की तरफ से ब्लड जो है ऊपर की तरफ भी जाता है, ताकि जो अपर ऑर्गन्स हैं सो कॉल्ड, जैसे हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, इनको भी प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए इसी ऑक्सीजन और दूसरे पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो उनको रक्त प्रवाह के माध्यम से ही मिलती है। तो ये कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलता रहता है, जिसमें दो अलग अलग दिशाओं से हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन, एक हार्ट के द्वारा शरीर के निचले सारे अंगों तक, और दूसरा फिर नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि हमारे हार्ट और ब्रेन को भी यही ब्लड रिच ऑक्सीजन मिल सके। तो एक तो आप ऐसे ही देखिए कि पॉसिबली ब्लड का सर्कुलेशन एक एक ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी फंक्शन है। ये खुद ब खुद होता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और चूंकि ये एक एक सतत प्रक्रिया है जिसको करने के लिए हमारा हार्ट दिन रात लगातार चौबीसों घंटे कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। तो एक बात यही समझ में आ जाती है कि हार्ट इज द ओनली ऑर्गन जो कभी रेस्ट नहीं करता। हमारे
पैदा होने से लेके आखिरी सांस लेने तक हमारा हृदय लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना रेस्ट किए काम करता रहता है। तो सबसे मेहनती अंग का दर्जा भी इसको दिया गया है, और पॉसिबली ये अपने आप में इस बात का परिचायक है कि भाई इसका प्रॉपर फंक्शनिंग बहुत जरूरी है, क्रिटिकल है लाइफ के लिए। और संभवतः चूंकि ये बिना रुके, बिना थके लगातार काम करता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। जनरली हम इतनी बात कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की या उन एलिमेंट्स की जिनकी वजह से हमारे हृदय की सेहत को अ, हमारी हृदय की सेहत नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती है। और इसमें पहला है ब्लड प्रेशर। हमारी रक्त नलिकाओं की अंदरूनी दीवारों पे दौड़ते हुए रक्त के दबाव को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये नॉर्मल हो सकता है या एबव नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, एबव नॉर्मल है तो कंसर्न की बात हो जाती है। अब जब भी हम रक्तचाप मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, तो इसके दो तरह के माप आते हैं जिसे हम टेक्निकली सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। ऊपर वाला बीपी और नीचे वाला बीपी, बोलचाल की भाषा में एक आम इंसान जो समझता है। अगर किसी का सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 के नीचे और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 के नीचे हो मेजर करने पे, तो इसको सामान्य माना जाता है। 120/80 बाय डिफॉल्ट हम सालों से सुनते आ रहे हैं, ये इसलिए हमारी जबान पे है कि भाई 120/80 हैपेंस टू बी द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आइडियली 120 से कम ऊपर वाला और 80 से कम नीचे वाला होना चाहिए। और इसके बाद फिर जैसे जैसे प्रोग्रेशन होता है हमारा रिस्क बढ़ता जाता है। अगर किसी का ऊपर वाला बीपी मेजर करने पे 120 से 139 के बीच और नीचे वाला 80 से 89 के बीच हो, तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब बॉर्डर लाइन केस है, सामान्य से ज्यादा है, यहीं पे हम काम करके यहां से वापस आ सकते हैं। प्री हाइपरटेंशन से हम नॉर्मल कंडीशन में जा सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद बढ़ोतरी हुई तो फिर हाई ब्लड प्रेशर माना जाएगा। तो अगर किसी का ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से 159 और नीचे वाला 80 से 89 के बीच हो, तो हम कहते हैं कि भाई अब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, ये बीमारी हो गई है, ये क्रॉनिक डिजीज हो गया। अलबत्ता ये आपका एलिमेंट्री स्टेज है, स्टेज 1 है, मतलब शुरुआत है। तो अब आप ये कोशिश करें कि आपका ब्लड प्रेशर इससे बढ़ने ना पाए, आप इसको कंट्रोल करके रखें। अगर किसी स्टेज में किसी का ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 160 के पार और नीचे वाला 100 के पार चला जाए, तो ये हाइपरटेंशन का स्टेज 2 कहलाता है। मतलब एडवांस स्टेज ऑफ ब्लड प्रेशर। कि ब्लड प्रेशर अब ज्यादा हो गया। अब आपको निश्चित रूप से वो सारे एहतियात बरतने होंगे जो डॉक्टर सुझा रहा है। और वर्स्ट कंडीशन में एक्सेप्शनली, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी का ऊपर वाला रक्तचाप 180 के पार और नीचे वाला 110 के पार चला जाए, तो इसको हाइपोटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। कि आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, टालम टोल अब बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी तक अगर पता नहीं था और सडनली मेजर करने पे आया है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि अब आप क्राइसिस वाले स्टेज में चले गए हैं कि कोई भी घटना घट सकती है। तो ये आंकड़े सिर्फ ये दर्शाने के लिए हैं कि एक आम इंसान को पता हो कि उसके ब्लड प्रेशर की स्थिति कैसी है। और इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं, इसका आधार यहाँ है दोस्तों। डू यू नो सीरीज के तहत हम पूछते हैं कि क्या आपको पता था, क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों को भी हृदयगत बीमारियां होती हैं, उनमें 85% लोगों की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने या पक्षाघात की वजह से होती है। और इन दोनों चीजों को, हार्ट अटैक या स्ट्रोक को ट्रिगर कौन करता है? हाई ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड प्रेशर हाई है तो पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि हार्ट पेशेंट वालों को या तो हार्ट अटैक आएगा या स्ट्रोक होगा। 2016 से पहले एक आम धारणा थी, एक जनरल परसेप्शन था लोगों के मन में कि भाई हार्ट अटैक जो है वो बहुत लेटर ईयर्स में आता है, 70 साल के बाद होता है। दिल की बीमारी रईसों को होती है।
70 या उसके बाद होती है। और यही वजह थी कि इस परसेप्शन की वजह से कई लोग जिनको 70 साल या उसके बाद वाले स्टेज में अगर पता भी चलता था कि हाँ उनको हाई बीपी है, हाई बीपी हो गया है या कोई दिल की बीमारी हो गई है, तो बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई ऑलमोस्ट 3/4 जिंदगी हम जी चुके हैं, अब लास्ट के जो कुछ साल बचे हैं तो जो है जैसा है ठीक है, मतलब अब सेहत के साथ मुझे बहुत इंटरवेंशन नहीं चाहिए, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, अपना सारा काम कर लिया, तो जो भी 2 4 5 साल की जिंदगी बची है देख लेंगे। तो लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे। 2016 में अपोलो हॉस्पिटल ने एक बहुत वृहद स्तर पे एक एक सर्वे किया, और उस सर्वे के जो नतीजे थे वो चौंकाने वाले थे। उस सर्वे से हमें ये पता चला कि 2016 में हृदयगत बीमारियों की वजह से जितनी भी मौतें हुई, उनमें 50% से ज्यादा मौतें उन लोगों की हुई जिनकी उम्र 70 साल से कम थी। और ये एक बहुत बड़ा, उसको क्या बोलेंगे, कि एक यार्डस्टिक माना जाता है उस जमाने का। तो देखिए 10 साल हो गए, लेकिन 2016 का ये आंकड़ा, इसने एक बहुत अ, ऐसे एक पक्ष को उजागर किया और वेल एस्टैब्लिश किया जो आई ओपनर था। 10 साल पहले के इस आंकड़े ने हमें सोचने और जानने की बिल्कुल एक नई दिशा प्रदान की कि भाई क्यों हमें अपने हार्ट को लेके थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए। क्योंकि जो परसेप्शन था वो परसेप्शन एकदम से बस्ट हो गया। नॉट ओनली दिस, पूरे विश्व में 113 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंसिव हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, और उसमें से लगभग 67% लोग ऐसे हैं जो लो से मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, अर्थात जिनको अगर हाई बीपी की वजह से अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है, स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो संभवतः वो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी नहीं झेल पाएंगे। दूसरी जो समस्या है जिसके प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है, वो है कोलेस्ट्रॉल। तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में 3 तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं: कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड। तीनों लिपिड का अपना अलग अलग काम होता है, तीनों इंपॉर्टेंट भी हैं, कोलेस्ट्रॉल के बिना तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। लेकिन ये तभी संभव है जब ये तीनों लिपिड्स अपने नॉर्मल रेंज में हो। तीनों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा लिपिड अपने नॉर्मलसी को एक्सीड करेगा तो फिर हमारे लिए रिस्क फैक्टर को बढ़ाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह चिपचिपा एक पदार्थ है जो जरूरी है, चूंकि कोलेस्ट्रॉल हेल्दी सेल्स को बिल्ड करता है, और इसीलिए हमारा लिवर 60% कोलेस्ट्रॉल खुद ही प्रोड्यूस करके दे देता है ताकि हम जिंदा रह सकें। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है दूसरे कारणों की वजह से, जिनको हम ही जनित करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरी अल्कोहल या फिर फैट से लेते हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो ये तमाम दूसरी वजहें हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो चूंकि मोम की तरह चिपचिपा पदार्थ है, तो इसकी चिपकने की टेंडेंसी होती है। होता कहाँ है? होता है ब्लड वेसल्स में, रक्त नलिकाओं में। तो जब तक सामान्य है ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी किसी भी वजह से, ये बढ़ी हुई मात्रा क्या करेगी? ये हमारे रक्त नलिकाओं की अंदरूनी दीवारों पे चिपकना शुरू हो जाएगी, चिपकना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप क्लियर कट तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको क्लियर आर्टरी है, कहीं कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं है, और इस रक्त नलिका से रक्त का संचार एकदम सुचारू ढंग से सही तरीके से हो रहा है। अब जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ी, चूंकि ये ब्लड में होता है, तो ब्लड के साथ बहते बहते ये भी ब्लड वेसल में आएगा और इसके अंदरूनी दीवारों पे आके चिपक जाएगा। और जब ये चिपकेगा तो रक्त नलिकाओं का अंदरूनी मार्ग प्रबुद्ध होगा, संकीर्ण होगा, जिससे
ब्लड के फ्लो में बाधा आएगी। और जैसे जैसे इसका एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, हमारा ब्लड फ्लो जो है धीरे धीरे उतना ही संकीर्ण होता जाएगा। तो आप सोचिए कि शरीर के किसी भी अंग की तरफ अगर रक्त का प्रॉपर प्रवाह नहीं हो तो क्या होगा? शरीर का वो हिस्सा सुन्न हो जाएगा, सेंसेशन लेस हो जाएगा, काम करने योग्य नहीं रहेगा। और यही स्थिति इमेजिन कीजिए, अब यही ब्लड तो हमारे हार्ट और ब्रेन में भी पहुंच रहा है। इसी ब्लड का अगर हार्ट और ब्रेन की तरफ का मार्ग प्रबुद्ध हो गया, संकीर्ण हो गया, और इस कारण की वजह से कोरोनरी आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप इस तरह से बढ़ने लगा, चिपकने लगा, तो हार्ट को प्रॉपर मात्रा में, सही दर से, सही रफ्तार से ब्लड नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा अंग जो पूरे शरीर को खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड सप्लाई कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, अगर उसी अंग को यही रक्त नहीं मिला तो हमारा हृदय ऑप्टिमली फंक्शन नहीं करेगा, इसका लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो आगे चल के रिस्क बढ़ेगा। हमारे ब्रेन तक अगर सही दर, सही मात्रा, सही रफ्तार से ब्लड रिच ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन को कौन लेके जा रहा है? ब्लड ही जा रहा है, तो हमारा ब्रेन काम करना बंद कर सकता है। तो ये चीजें हम जानते हैं। तो बेसिकली ये जो कोलेस्ट्रॉल के धमनियों के अंदर या रक्त नलिकाओं के अंदर जो जमने की जो प्रक्रिया होती है, इसको मेडिकल टर्म्स में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहते हैं। हाइपर मतलब आवश्यकता से ज्यादा, कोलेस्ट्रोलेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का आवश्यकता से अधिक जमाव, प्लाक बिल्डअप भी बोलते हैं। तो अब अगर ये हुआ दोस्तों, तो दो चीजें हो सकती हैं। हार्ट की तरफ अगर ब्लड नहीं पहुंच रहा है कायदे से, तो दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक। ब्रेन की तरफ अगर आपका ब्लड सप्लाई बाधित है तो स्ट्रोक आ सकता है, पक्षाघात। तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक के पीछे जो सबसे जेनेरिक कारण है वो है ब्लॉकेज, जो कोलेस्ट्रॉल के अत्यधिक डिपोजिशन। मदर ऑफ ऑल डिजीजेस कहते हैं कि भाई एक बार शुगर हो गया तो आ गई है आपके पास। और अगर हम शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करेंगे, ग्लूकोज कंट्रोल पुअर रहेगा, तो ये धीरे धीरे शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करेगा। हमारे ब्लड में लगातार हाई शुगर का जो लेवल है, वो हमारे वैसे ब्लड वेसल्स और नर्व्स को डैमेज कर सकता है जो हार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो सीधा सीधा एक लाइन में डायबिटीज हमारे हार्ट को भी अफेक्ट करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि डायबिटीज एक तो ना हो। खुदा ना खास्ता अगर किसी को शुगर हो गया है तो वो हर संभव प्रयास करे कि अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखे, कंट्रोल करके रखे, मैनेज करें। तो जब भी हार्ट की बात आती है तो किसी से भी पूछिएगा कि भाई हार्ट का मतलब किस चीज से बचना है, तो जो सबसे कॉमन मोस्ट प्रेवलेंट आंसर मिलता है वो क्या मिलता है? हार्ट अटैक। लोग स्ट्रोक को सेकेंडरी रखते हैं, बीपी डायबिटीज के बारे में ना उतना जानते हैं ना बात करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कम पढ़े लिखे गांव देहात के आदमी से भी बात कीजिएगा कि भाई दिल को स्वस्थ रखना है तो आपको किस चीज से बचना होगा, तो हार्ट अटैक सबने सुन रखा है। और ये जरूरी भी है क्योंकि हार्ट अटैक एक्यूट इवेंट्स होते हैं जो मुख्य रूप से हृदय या मस्तिष्क की तरफ जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसके रुकने की वजह से होते हैं। और कारण वही है आपका प्लाक बिल्डअप, जो इस रक्त प्रवाह को बाधित करता है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें दोस्तों, कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीजों से दूरी बनानी है, या ये जानना है कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, तो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको का इस्तेमाल, अनहेल्दी डाइट, मोटापा और एक्सरसाइज की कमी, ये टिपिकल फैक्टर्स हैं जो रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं। सिंपल टिप्स की बात करें कि अपने हृदय का ध्यान रखने के लिए बेसिक सिंपल हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसमें पहला तो डाइट से शुरुआत होती है कि भाई
बाहर का जंक फूड खाने से अच्छा है कि आप घर का बना भोजन करें जहां तक संभव हो। क्योंकि आप जितना ज्यादा जंक फूड खाइएगा, मोटापा बढ़ेगा, फैट का डिपोजिशन बढ़ेगा, विच इज नॉट हेल्दी। बाहर का कोई स्नैक्स मंच करने से अच्छा है कि आप फल और सब्जियों का सेवन करें। अक्सर बाहर लोग निकलते हैं, कुछ देर काम किया, भूख लग गई, कुछ खाना है, भूख लग गई तो खाना पड़ेगा। तो टिपिकली क्या देखा जाता है, लोग समोसा खा लेंगे, कचौड़ी खा लेंगे, आपको चाउमीन खा लेंगे, कुछ भी फास्ट जंक फूड खा लेंगे। टेस्ट भी एक चीज होती है। वहीं पे हम सोच सकते हैं कि क्या इन सब चीजों से बढ़िया बाहर आपको फल भी मिलते हैं, जूसेस भी मिलते हैं, तो क्या हम उनका सेवन कर सकते हैं? ये सोचने और अमल करने वाली बात है। तो आज हमें मालूम है कि आज की तारीख में मीठी चीजों से और फास्ट फूड से एकदम कंप्लीट परहेज मुश्किल है। तो कम से कम थोड़ा सा हम कंजम्पशन लिमिट कर सकते हैं। अगर हम अत्यधिक नमक का सेवन करते हैं तो नमक के सेवन को थोड़ा सा काबू में किया जा सकता है कि हम इंश्योर करें कि हम पर डे 5 ग्राम से कम नमक खाएंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर आप ऐसे इसको एनालाइज कीजिए, तो हम सब्जी में नमक डालते हैं, दाल में नमक डालते हैं, सैलड खाते हैं उसमें नमक डालते हैं, अचार पापड़ खाते हैं उसमें सॉल्ट होता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इसके बावजूद कुछ लोग थाली में नमक रखते हैं और मिर्ची डुबो के खाते हैं या उंगली में टच करके वो नमक चाटते हैं। संतोष वाली बात। सो दिस इज एक्सेसिव कंजम्पशन। क्योंकि ज्यादा नमक खाइएगा तो फिर हाइपरटेंशन का जोखिम बढ़ेगा। हाइपरटेंशन अगर होगा तो फिर आपका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ेगा। आयोडाइज सॉल्ट को प्रेफर करें। किसी भी भोजन में जो बैड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, आपका पिज्जा है, कुकी है, फ्राइड फूड है, स्नैक्स है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसको अवॉइड करें। एक बार में अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम भोजन करते हैं तो उसको थोड़ा कम करें। हम दूसरों को बोल देते हैं, बता देते हैं, लेकिन हम खुद भी बिना अनाज के फल, सब्जियों, सलाद और सूप्स का सेवन नहीं करते। रोटी चावल रहेगा तो खाएंगे। सैलड और सूप के इतने सारे फायदों के बावजूद हमने ये नहीं देखा है कि आए दिन कंसिस्टेंटली हम घर में सूप बना के पी रहे हैं या सिर्फ हम सैलड खा रहे हैं। बहुत कम होता है। तो मिला जुला के मैसेज है दैट ईट हेल्दी। दूसरा जो एस्पेक्ट है जिस पे काम किया जा सकता है वो है फिजिकल फिटनेस पे। बढ़ती उम्र में एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना, कुछ नहीं तो सिंपली वॉकिंग करना और ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जैसे जैसे उम्र ढलती है हमारा शरीर फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ाने लगता है। ये भी एक एक नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया है। कि ढलती उम्र में अक्सर आप देखिएगा कि बॉडी में फैट ज्यादा होने लगेगा, मसल मास कम हो जाएगा, फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर फैट जा रहा है तो दो चीजें होंगी। एक तो आपका वजन बढ़ेगा, स्थूल दिखाई देंगे, फैट दिखाई देगा। दूसरा कि अगर अंदरूनी अंगों के इर्द गिर्द फैट जमा हो गया, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, तो उन अंगों के ऑप्टिमल फंक्शनिंग में भी बाधा आएगी। तो ये आवश्यक है कि हम अगर अपने हाइट के हिसाब से हेल्दी वेट पे हैं तो उस हेल्दी वेट को हम लंबे समय तक मेंटेन्ड रखें। कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि आवश्यक है प्रतिदिन। किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में इंडल्ज करना बेहद जरूरी है। कुछ नहीं तो हम टहल लें, बट दैट इज रिक्वायर्ड। तो मैसेज क्या है कि अपने हेल्दी वेट को मेंटेन रखें। तो हमने अभी तक हाई ब्लड प्रेशर की बात की, हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की, हमने डायबिटीज की बात की। चौथी चीज जो अदृश्य है, जिसको मापा तौला नहीं जा सकता बड़ी आसानी से, लेकिन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, वो है स्ट्रेस, तनाव। तो अगर हृदय का ख्याल रखना है तो आपको स्ट्रेस को भी मिनिमाइज, मैनेज और रेगुलेट करना पड़ेगा। जिसके लिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें सुझाई गई है। कि भाई स्ट्रेस को अगर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है, रेगुलेट करना है, तो सबसे पहले तो अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाएं। थोड़ा शांत रहें, स्वभाव में लचीलापन लाएं, पेशेंस दिखाएं।
तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझें। एक्सरसाइज करें, इससे मदद मिलती है। अच्छी सोच पालें, नींद पूरी करें, अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करें कि हर बार आपके साथ हड़बड़ाहट वाली स्थिति ना हो। आप अपने विचार, चिंताओं और अपनी भावनाओं को किसी एक व्यक्ति के साथ ही सही लेकिन शेयर करें, अंतर्मुखी ना बने, क्योंकि इससे भी दिक्कत होती है। ध्यान लगाएं, योगा करें, रिलैक्स करें, चाय, कॉफी, तंबाकू, अल्कोहल के सेवन से बचने का प्रयास करें। किसी नई स्थिति में अगर अचानक जाना हो, किसी नए सिचुएशन को फेस करने की नौबत आ जाए, तो आप थोड़ा सा पता करने का प्रयास करें उस स्थिति के बारे में, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। चूंकि एकदम से अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के किसी नई चीज को करने के लिए बाध्य किया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि स्ट्रेस बढ़ेगा। तो उस काम को करने के पहले अगर उस काम के बारे में हम जितनी जानकारी, जो बैकग्राउंड होता है, हासिल कर लें, तो फिर भी हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं आंकड़ों पे। ये मालूम होना चाहिए। और आंकड़ों पे बात करने के पहले जो पांचवी चीज है वो है हमारा वजन। तो मैं अगर ऐसे समअप करूं कि हेल्थी हार्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है, तो पहला हो गया हाइपरटेंशन, दूसरा हो गया कोलेस्ट्रॉल, तीसरा हो गया डायबिटीज, चौथा हो गया स्ट्रेस, और पांचवा हो गया आपका बॉडी वेट। हाइट के हिसाब से वजन कितना है, इसको पता लगाने के लिए भी हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई का फॉर्मूला है, जहां पे हम अपने वजन को लिखते हैं, अपने हाइट को मीटर में तब्दील करके मीटर स्क्वायर से भाग दे देते हैं। तो बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। भाग देने के बाद जो नंबर आता है, उस नंबर को देखा जाता है कि ये नंबर प्री डिफाइंड एग्जिस्टिंग रेंजेस में से किस रेंज से बिलोंग कर रहा है। अगर ये नंबर 18.6 से 24.9 के बीच है, तो इसका मतलब आपका बीएमआई स्कोर इज गुड, आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन सामान्य है, और आपको बस खाली इसको मेंटेन रखने की आवश्यकता है। तो शुगर की बात करें तो हमें मालूम है कि अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करते हैं अपना, या किसी का भी किसी को सुझाते हैं, तो फास्टिंग ब्लड शुगर का स्कोर आइडियली 100 से नीचे होना चाहिए। खाने के 2 घंटे के बाद चेक करते हैं तो उसका स्कोर 140 से कम चाहिए। कम है मतलब ब्लड शुगर नहीं है आपको। ब्लड प्रेशर की तो बात हमने कर ही ली। आइडियली 120/80 से कम, ऊपर वाला 120 से कम, नीचे वाला 80 से कम। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के थ्रू जब हम टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं तो इसका स्कोर 200 से कम होना चाहिए। बॉडी वेट की बात हमने कर ही ली। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई हृदयगत बीमारी है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, जिसके लिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, तो उन दवाइयों को केयरफुली लेते रहना चाहिए। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बंद कर दिया, फ्रीक्वेंसी कम कर दी, डोज कम कर दिया, ऐसी कोई भी कोताही अपने लेवल पे नहीं करनी चाहिए। जब तक डॉक्टर खुद राय नहीं दे, अपने मन से डॉक्टर के द्वारा सुझाई गई दवाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिल का मामला है। और हम हार्ट की बात करें और हार्ट अटैक के सिम्टम्स की बात ना हो, इसके बिना प्रोग्राम आपका मुकम्मल नहीं। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि ये जानकारी के लिए बेहद जरूरी है कि हम सबों को मालूम होना चाहिए। कभी किसी के साथ ये नौबत आए नहीं, लेकिन आपकी जागरूकता ही जान बचाती है। ये पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के इम्पेंडिंग सिग्नल्स क्या होते हैं, ताकि भविष्य में कभी हमारे या हमारे जान पहचान में किसी के साथ भी ऐसी स्थिति आए और आप वहां हैं तो मदद कर सके। अगर किसी को छाती के बीचों बीच दर्द, भारीपन, अकड़न जकड़न, अनकंफर्टेबल महसूस होता है, अपने हिसाब से वो गैस की दवा ले लेता है, पैंडी खा लिया, इनो पी लिया, या जो भी है, रैंटैक खा लिया, उसके बाद भी अगर ये जो डिस्कम्फर्ट है ये नहीं जा रहा, अभी भी महसूस हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि एक संकेत है हार्ट अटैक का।
अगर किसी को दोनों हाथ, पीठ, गर्दन, गले, जबड़े, पेट में ऐसी ही स्थिति महसूस होती है तो ये भी एक सिग्नल हो सकता है। बिना कोई स्ट्रेनस काम किए अगर मेरा दम फूल रहा है, थोड़ा सा चलने पे मेरा दम फूल रहा है, तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है। बेवजह अगर मुझे ठंडा पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, उल्टियां हो रही हैं, तो ये भी एक सिग्नल हो सकता है। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति के होने पे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं लोग, ये पढ़ी हुई बात है, रिसर्च बैक्ड स्टेटमेंट है कि अगर किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं और आधे घंटे के अंदर उनको हम डॉक्टर के पास ले जाएं, हॉस्पिटल ले जाएं, ताकि उनका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो हार्ट अटैक वाले 100 में 80 मरीजों को बचाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि टाइमली इंटरवेंशन होता है, हम उनको सही समय पे हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। ये जो अपना हम दिमाग लगाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, डिले करते हैं, गैस समझ के इग्नोर करते हैं, यही जानलेवा हो जाता है। तो चलिए, सब कुछ जानने के बाद अब हम बात करते हैं, तमाम चीजों को हमने, बैकग्राउंड हमने तैयार कर लिया। नाउ लेट अस डिस्कस अ फ्यू प्रोडक्ट्स जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज कि सुझाने के लिए आप इतना सुझा सकते हैं और इस प्रकार सुझा सकते हैं। तो ऑर्डर पे ना जाएं, बल्कि हम ये देखें कि भाई क्या क्या चीजें हैं हमारे पास करने के लिए, बताने के लिए। तो 10 प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है जिनकी उन्हीं खूबियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। तो पहला हमारा न्यूट्रलाइट का गार्लिक। गार्लिक क्यों? तो लहसुन के अंदर एलिसिन नाम का एक क्रियाशील तत्व होता है जिसका काम होता है हमारे लिपिड के, ब्लड के अंदर मौजूद जो तीनों लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपोप्रोटीन, जो नॉर्मल रेंज में है उनको नॉर्मल रेंज पे रखने में मदद करना, यानी उनको बढ़ने से रोकना। क्योंकि तीनों में से कोई भी एक बढ़ेगा या एक से ज्यादा अगर बढ़ेगा तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी, रिस्क बढ़ेगा। तो एलिसिन जो है ये ऑलरेडी जो नॉर्मल रेंज में ब्लड लिपिड लेवल्स हैं उनको मेंटेन करने में मदद करता है। अब रहा सवाल कि लहसुन ऐसे ही खा लेंगे, इसके लिए खरीद के खाने की क्या जरूरत है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि हम जो लहसुन भोजन के रूप में लेते हैं या कच्चा लहसुन भी खाते हैं, तो लहसुन के साथ प्रॉब्लम है कि ये गले से उतरते उतरते ही डाइजेस्ट हो जाता है, छोटी आंत तक पहुंचता ही नहीं, और इसीलिए एलिसिन का पूरा पूरा फायदा हमें नहीं मिल पाता। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वहीं से वो हमारे ब्लड में जाता है। तो जब ये पहुंचेगा ही नहीं तो एब्जॉर्प्शन कम मात्रा में होगा, और कम मात्रा में ब्लड में जाएगा तो उतना फायदा, उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारे गार्लिक के हर टैबलेट के ऊपर एक स्पेशल एंटेरिक कोटिंग की हुई है, जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि जब आप हमारे गार्लिक का एक टैबलेट लेते हैं तो ये आपके स्टमक को बाईपास करके इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, वहां डिजॉल्व होता है, वहां एब्जॉर्ब होता है, और तब एलिसिन का पूरा पूरा फायदा हमें मिल पाता है। प्लस पेपरमिंट फ्लेवर है, तो लहसुन की जो तीखी पंजेंट स्मेल होती है उसको भी हम मास्क कर पाते हैं। तो दूसरा, गार्लिक के बारे में ये भी पॉपुलरली कहा जाता है कि भाई ये आपके ब्लड के विस्कोसिटी को थिन रखता है, रक्त को पतला रखता है, ताकि आपका रक्त संचार ठीक हो और इस प्रकार आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेटेड रहे, बीपी भी आपका नॉर्मल रहे, ऐसा कहते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है कैलमैक D+K2, नया वाला, यहाँ तो आप पुराना देख रहे हैं बट नया वाला। इसका रोल ये है कि जैसे कैल्शियम किसी भी मांसपेशी के संकुचन में मदद करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है। हमने शुरू में ही तय किया था कि हमारा हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कॉन्ट्रैक्ट करके ही ब्लड को पंप करता है। तो कैल्शियम हमारे हार्ट मसल को भी सपोर्ट करता है कि ये ठीक से कॉन्ट्रैक्ट करे, सही तरीके से ब्लड को पंप करे। प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक और रोल है कि ये हमारे हार्ट के रिदमिक बीट को इंश्योर करते हैं कि हमारा हृदय एक सही रिदम के साथ धड़कता रहे।
तो ये दो फायदे हैं जो आप इस तरह से बता सकते हैं। बाकी जो बोन हेल्थ का बेनिफिट है, इम्यूनिटी का बेनिफिट है, वो तो अपनी जगह है। ये एडिशनल जो हार्ट रिलेटेड बेनिफिट है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तीसरा प्रोडक्ट है मधुनाशिनी शुंठी एंतवाक। दो कारणों की वजह से, कि भाई हमारा हेल्दी ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो, ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज रहे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने ना पाए ताकि आगे चल के प्री डायबिटीज और डायबिटीज की नौबत आए। और दूसरा कि मधुनाशनी शुंठी और त्वाक का एक गुण और है कि ये भी हमारे ब्लड में जो लिपिड्स हैं उनके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, कि ब्लड के अंदर जो तीनों लिपिड्स हैं, दो बार हम नाम गिन चुके हैं, उनका चय उपचय सामान्य तरीके से, यानी उनका स्तर ना बढ़े। तो दो तरीके से ये काम करता है, आप इसको सुझा सकते हैं इन दो वजहों की वजह से। चौथा, सीएच बैलेंस। हमारा जो सीएच बैलेंस प्रोडक्ट है, नाम से ही पता चलता है, सीएच बैलेंस मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करे। तो हमारा सीएच बैलेंस ग्रीन टी से बना है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बना है। और ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन्स और थियाफ्लेविन्स नाम के दो फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनका मुख्य काम है कि ये हमारी आंतों में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ चिपका के बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो इंटेस्टाइन में जो कोलेस्ट्रॉल है, वही कोलेस्ट्रॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा। तो बिफोर इट गोज इनटू द ब्लड, इंटेस्टाइन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कैटेचिन और थियाफ्लेविन अपने साथ बांध के चिपका के डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल देता है, ब्लड में जाने के पहले ही, ताकि इसका रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन हो, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य रहे। दूसरा एक और तरीका है जिससे ये काम करता है, जो लिवर में शुरू होता है। अब हमने पहले ही बात की थी कि भाई 60% कोलेस्ट्रॉल तो लिवर ही प्रोड्यूस करता है ताकि हम जिंदा रह सके। कोलेस्ट्रॉल आपका दो तरह का होता है, एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल का काम है कोलेस्ट्रॉल को आपके आर्टरीज से दूर ले जाना, और एलडीएल का काम है कोलेस्ट्रॉल को आपके आर्टरीज के करीब लाना। मतलब एचडीएल ब्लॉकेज को प्रिवेंट करेगा, एलडीएल बढ़ेगा तो ब्लॉकेज को इंड्यूस करेगा, मोटे मोटे तौर पे, सरल शब्दों। अब लिवर जो बाइल बनाता है, बाइल को क्या कहते हैं हिंदी में, पित्त, एक तरह से गाढ़े पीले नारंगी रंग का एक गाढ़ा द्रव्य जो बेसिकली फैट के एब्जॉर्प्शन में, फैट के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। बाइल के बहुत सारे काम होते हैं। तो कैटेचिन और थियाफ्लेविन जब आंतों से कोलेस्ट्रॉल को डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो लिवर को लगता है कि भाई शरीर में कोलेस्ट्रॉल की कमी हो गई, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की कमी हो गई, क्योंकि हमने तो 60% दे ही दिया था, हमने अपना काम कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम है, इसका मतलब कि ये व्यक्ति डाइट से कोलेस्ट्रॉल नहीं ले रहा है। तो लिवर को लगता है कि भोजन से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल में कमी आ गई है, और अब जो बचा कुचा कोलेस्ट्रॉल है इसी से काम चलाना है। तो ऐसी स्थिति में ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको ये रक्त से लेके, जो भी मात्रा है उसको रक्त से लेके उसको बाइल बनाने के काम में लगा देता है। कि भाई आप काम पे लगे। तो ये इन दो तरीकों से मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करता है, कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल रेंज लंबे समय तक आपका मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज कोएंजाइम Q10, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। कोएंजाइम Q10 एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में खुद ब खुद उत्पन्न होता है, और इसका काम है कोशिकाओं को एनर्जी देना और कोशिकाओं में उस एनर्जी को मेंटेन रखना। तो हमारी कोशिकाओं को एनर्जी ग्लूकोज के अलावा कोएंजाइम Q10 से भी मिलती है, नेचुरल तरीके से। समस्या ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है, कोएंजाइम Q10 का नेचुरल प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, और इसका प्रोडक्शन कम होगा तो कोशिकाओं में ऊर्जा कम जाएगी, कोशिकाएं ऊर्जा को कम मात्रा में मेंटेन कर पाएंगी। और इसको लोग बड़ी आसानी से एजिंग से एसोसिएट करते हैं कि भाई उम्र ढल रही है तो एनर्जी भी कम होगी, स्वाभाविक है, विच इज करेक्ट ऑल्सो।
तो ऐसी ही स्थिति में हम इसी कोएंजाइम Q10 को बाहर से सप्लीमेंटल फॉर्म से लेते हैं, ताकि कोएंजाइम Q10 की मात्रा को फिर से रिप्लेनिश कर सकें और ढलती उम्र में भी हमारी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी डिस्पेंस होती रहे, एनर्जी मेंटेन रहे और शरीर के सारे अंग, पर्टिकुलरली हमारा हार्ट, सही तरीके से काम करता रहे। क्योंकि सेल्स को एनर्जी मिलेगी तो ऊतक जो है वो हेल्दी रहेंगे, टिश्यूज हेल्दी रहेंगे तो ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तो ऑर्गन सिस्टम हेल्दी रहेंगे। तो सबसे मेहनती अंग तो हार्ट है, हमने शुरू में ही बात की थी, और संभवतः इसीलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता इसी को है। तो ढलती उम्र में भी हमारा हृदय आदर्श तरीके से काम करता रहे, उसको इंश्योर करने में कोएंजाइम Q10 मदद करता है। प्लस ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। 7 ओमेगा 3 एक्सेलेंट प्रोडक्ट, शायद जो पहले नंबर पे आना चाहिए था, जो कि हम जानते हैं कि ओमेगा 3 एक हेल्दी एसेंशियल फैट है जिसको हम भोजन से ले नहीं पाते और बॉडी इसको बना नहीं पाती। तो बॉडी खुद बनाएगा नहीं, और अगर आप नहीं ले पाइएगा तो ये आपको नहीं मिलेगा। और ये हेल्दी एसेंशियल फैट है, चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ओमेगा 3 हमारे रक्त संचार को सामान्य रख के नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करते हुए हार्ट के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को सपोर्ट करता है, दिल और दिमाग को स्वस्थ रखता है। तो दिल की बात हो रही है तो दिल की ही बात करते हैं। और हमारा वाला इसलिए क्योंकि ओमेगा 3 का जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्रोत है, सैमन फिश, जो कि इंडिया में नहीं पाई जाती, हम वहां से आपको डिराइव करके देते हैं। मोटे मोटे तौर पे ये जानकारी चले। नेक्स्ट, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को भी आप रख सकते हैं, चूंकि प्रोटीन के बारे में कहते हैं कि प्रोटीन आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में और आपके हेल्दी वेट को मेंटेन्ड रखने में मदद कर सकता है। खास तौर पे प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसमें भी अगर सोया एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, कि जो सोया प्लांट से हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सोया पौधे में एक फाइटोन्यूट्रिएंट भी पाया जाता है जिसे हम सोया इप्रिफ्लेवोन या सोया आइसोफ्लेवोन कहते हैं। और ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट है उसके बारे में ये ज्ञात है कि इसका हायर इनटेक अगर लेंगे तो हार्ट डिजीज के जोखिम को थोड़ा बहुत कम करने में सहायता करेगा। देन वी हैव फाइबर। फाइबर को यहाँ रखने का एक ही उद्देश्य है कि फाइबर का एक डायरेक्ट बेनिफिट है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा तो आपका जो डायरेक्ट रिस्क है वो रिड्यूस होगा, हेल्दी वेट को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। तो इन दो कारणों से हम फाइबर को रख सकते हैं। देन वी हैव डेली या डेली प्लस, दोनों में कोई भी। डेली इसलिए कि डेली के अंदर एसेरोला चेरी, पार्सले, स्पिनच, वाटर क्रेस, अल्फा अल्फा और कैरेट, इन 6 पौधों का फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट शामिल है, जो हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देते हैं, अर्थात हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, जिसमें हमारे हृदय की कोशिकाएं भी शामिल हैं। डेली प्लस को भी हम रखते हैं क्योंकि वहां 6 नहीं 4 पौधों का फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट मिलता है, एसेरोला चेरी, पर्पल कैरेट, एल्डरबेरी और गोटुकोला। और गोटुकोला को हम खास तौर पे इसलिए मेंशन करते हैं कि एक ऐसा पुराना और प्रसिद्ध हर्ब है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करता है। तो आपको दोनों फायदे मिल गए, डायरेक्टली स्ट्रेस को भी कम किया और फाइटोन्यूट्रिएंट बेनिफिट भी मिला। तो डेली या डेली प्लस दोनों में से कोई आप एक कंसीडर कर सकते हैं। और फाइनली 10वां और आखिरी प्रोडक्ट है नया वाला हमारा विटामिन बी यीस्ट प्लस। इसलिए कि विटामिन बी के जो 7 अलग अलग आवश्यक प्रकार हैं उनका योग आपको मिलता है, उनका कॉम्बिनेशन मिलता है, और उन 7 में B6, B9 और B12 की खास चर्चा होती है कि ये हमारे ब्लड में होमोसिस्टेन नाम के प्रोटीन के स्तर को बढ़ने से रोकते हैं। होमोसिस्टेन नाम का एक प्रोटीन बाय डिफॉल्ट हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसकी अधिकता होने पे कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ता है। तो B6, B9 और B12, खासतौर पे B9 जो है,
ये होमोसिस्टीन को बढ़ने से रोकता है। तो ये 10 प्रोडक्ट्स के कलेक्शन की बात हमने की। अब इसके बाद जो 6 स्टेप्स ऑफ सेलिंग फ्रेमवर्क है, हम जानते हैं कि सेलिंग एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, जिसमें 6 स्टेप्स हैं। और इन 6 स्टेप्स को पूरा करते हुए हम इस बास्केट को, इस कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन को पिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राहक की जरूरत को समझना और उसके साथ एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना ताकि बातचीत की शुरुआत आगे हो सके, ये 2 सबसे अहम मुद्दे हैं। ये 2 पड़ाव अगर आप पार कर लेते हैं तो फिर तो सामने वाली की नीड समझ में आ गई और आप कनेक्ट कर गए। तो अब क्या होगा, सीधी सी बात है, प्रॉब्लम समझ में आ गया, कनेक्ट कर लिए, तो आप समाधान की बात कीजिएगा। समाधान के तौर पे आप अपने प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स की खूबियों का हवाला दीजिएगा। प्रोडक्ट को आप किसी न किसी प्रारूप में दिखाने का प्रयास करेंगे, एमवे प्लस ऐप के द्वारा वेबसाइट में लॉगिन करके, डिजिटल लीफलेट के थ्रू, ऑल प्रोडक्ट हैंडबुक के थ्रू, जैसे भी हो, बट वो प्रोडक्ट कस्टमर को दिखना चाहिए किसी न किसी प्रारूप में। अगर ऑब्जेक्शन आता है तो हैंडल करते हैं और फिर समराइज करके कॉल को क्लोज करते हैं। तो वो तो बात की बात है, बट ये जो 10 प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए, इन 10 प्रोडक्ट के कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज को सही तरीके से पिच करने के लिए भी आपको ये 2 पड़ाव पार करने होंगे कि हम सामने वाले की जरूरत को समझें और आप एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करें। तभी आपको समझ में आएगा कि क्या ये 10 बताना है या इनमें से कुछ बता सकते हैं जो कि एकदम ही एप्रोप्रिएट, सटीक होगा, टू द पॉइंट होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप सही तरीके से 10 बता रहे हैं, कस्टमर अपनी तरफ से बार्गेन करता है, लेकिन अगर आपके बताने का तरीका सही है, उसको समझ में आ गया, तो 10 में 3-4 प्रोडक्ट तो बिक ही जाएगा। तो आपकी प्रोडक्टिविटी 0 होने का सवाल ही नहीं। या तो वो खुद अपने हिसाब से चयन करेगा या आपके ऊपर छोड़ देगा कि भाई आप ही बताइए कि इसमें से 4 सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है जो हम खाएं, जिससे हमको फायदा। तो इन दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए कि हम सामने वाले कस्टमर की नीड को जान सकें और कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकें, अनहेल्दी हार्ट के सिम्टम्स को सही तरीके से डिस्कस करते हुए हम नीड को समझ सकते हैं। एक जनरल डिस्कशन के तौर पे कि भाई ऊपर वाला ना करे, लेकिन आपको ये पता है और कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि छाती में दर्द, जकड़न, दबाव, डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ हो, थोड़ा सा काम करने पे दम फूल जाता है, थक जाते हैं, या फिर आपको हाथ पैर या शरीर के किसी हिस्से में दर्द, सुन्न हो जाने जैसी स्थिति, कमजोरी और ठंडापन महसूस होता है, क्योंकि संभव है कि उन हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर नहीं हो, आपके ब्लड वेसल्स संकीर्ण हो गए हों, आपको गले, जबड़े, गर्दन, पेट के ऊपरी हिस्से या पीठ में दर्द हो रहा हो। क्योंकि अक्सर ये ऐसा हो रहा है, तो ये अनहेल्दी हार्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं और हमें से कोई नहीं चाहेगा कि वो अनहेल्दी हार्ट लेके घूमे, सीधी सी बात। तो ये था हमारा एक एंटायर प्रेजेंटेशन दोस्तों। यहाँ पे हमने सारी बातें की।